फ्योदोर दोस्तोयेवस्की का जन्म 11 नवंबर 1821 को मॉस्को में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ। उनके पिता मिखाइल दोस्तोयेवस्की एक मिलिट्री डॉक्टर थे जो बाद में एक चैरिटी हॉस्पिटल में काम करते थे। उनका व्यवहार अथॉरिटेरियन था। वो अपने बच्चों पर एक सख्त अनुशासन यानी डिसिप्लिन रखते थे। इसके विपरीत उनकी माँ मारिया दोस्तोयेवस्का एक रिलीजियस महिला थी। दोस्तोयेवस्की के जीवन पर उनकी माँ का गहरा असर था। उन्होंने अपने बचपन में ही बाइबल के माध्यम से दयालु और धार्मिक संस्कारों को अपनाया। मॉस्को के हॉस्पिटल के आसपास का जो माहौल था वो उनका दुख और समाज के नीचे के तबके की जिंदगी को देखने का पहला मौका था। हॉस्पिटल के गरीब मरीज और उनकी दशा उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ गई। ये सब उनकी रचनाओं में दिखाई देता है, जहां वो गरीबी और व्यक्तिगत संघर्ष पर्सनल स्ट्रगल को एक्सप्लोर करते हैं। 1840 के आसपास दोस्तोयेवस्की सेंट पीटर्सबर्ग के मिलिट्री इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में गए। यहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, पर उनका मन शुरू से ही लिटरेचर में था। मैथमेटिक्स और टेक्निकल चीजें उन्हें मुश्किल लगती थी, लेकिन उन्होंने उन सब्जेक्ट्स को पास कर लिया। उनके दिल में लिटरेचर और कहानी लिखने का लगाव था और वो अपने कॉलेज के समय से ही लिखने लगे। इस टाइम उन्होंने अलेक्जेंडर पुश्किन और निकोलाई गोगोल के काम पढ़े। पुश्किन की पोएटिक नैरेटिव स्टाइल और गोगोल की कहानी लिखने की सैटिरिकल स्टाइल उनके विचारों में दिखाई देने लगी। यूरोपियन थिंकर्स जैसे विलियम शेक्सपियर और विक्टर ह्यूगो भी उनके ऊपर असर डालने लगे। ये उनके विचार और लिखने की शैली का पहला कदम था। दोस्तोयेवस्की की जिंदगी शुरू से ही दुख भरी रही। उनकी माँ का देहांत ट्यूबरकुलोसिस के कारण 1837 में हुआ। 1839 2 वर्ष बाद उनके पिता की भी मौत हो गई, जो शायद एक मेंटल इलनेस के कारण हुई थी। पिता की मौत के बाद दोस्तोयेवस्की का संघर्ष और बढ़ गया। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गए। ये दुख और संघर्ष उनकी कहानियों के किरदारों का एक मेन थीम बन गया। हर किरदार के संघर्ष और उनकी व्यक्तिगत लड़ाई उन्हीं अनुभवों से प्रेरित लगती है। दोस्तोयेवस्की की पहली किताब पुअर फोक उन्होंने 1846 में लिखी, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने कई बड़े ऑथर्स के काम को अपनाया। चार्ल्स डिकेंस, फ्रीडरिख शिलर और होमर जैसे राइटर्स के काम उनकी सोच को गहरा बनाते गए। दोस्तोयेवस्की का फोकस हमेशा इंसानी दुख और उससे निकलने की कोशिश पर रहा। उनका लिटरेचर में इंटरेस्ट उनका एक एस्केप रूट था। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और व्यक्तिगत दुख के बीच उन्होंने राइटिंग को अपनाया। यही कारण था कि उनके काम में इमोशनल डेप्थ और मोरल कॉम्प्लेक्सिटी होती गई। उनके काम में दिखाया गया मोरल एम्बिग्विटी यानी नैतिक असमंजस उनके खुद के जीवन के दुख और कठिनाई का प्रदर्शन करता है। दोस्तोयेवस्की ने इंसानी नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लोर किया। उनकी कहानियों में इंसान के अंदर की अच्छाई और बुराई का संघर्ष दिखाई देता है। क्राइम एंड पनिशमेंट के रेस्कोल्निकोव जैसे किरदार एक ही समय में कॉम्पैशनेट यानी दयालु और सेल्फिश स्वार्थी दोनों होते हैं। दोस्तोयेवस्की का मानना था कि हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं और उनके डिसीजंस यानी निर्णय ही उन्हें डिफाइन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बुराई का होना जरूरी है, क्योंकि वही इंसान की स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी आध्यात्मिक विकास का कारण बनती है। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपनी किताब द ब्रदर्स कैरामाज़ोव में एक्सप्लोर किया, जहां इवान और एलियोशा के बीच के डायलॉग्स इंसान के अंदर की कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस का दिखाते हैं। दोस्तोयेवस्की के काम का एक कोर थीम दुख था, सफरिंग।
उन्होंने दिखाया कि दुख इंसान के जीवन का एक नेसेसरी हिस्सा है। साइबेरिया के कैद में उन्होंने खुद दुख को देखा और समझा। उनका मानना था कि दुख इंसान को स्ट्रांग बनाता है और उनका कैरेक्टर डेवलप करता है। नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड और द इडियट जैसे नॉवेल्स में उन्होंने दिखाया कि दुख एक इंसान को एम्पैथेटिक बनाता है, लेकिन उन्होंने ये भी पूछा कि क्या दुख का कोई पर्पस होता है या वो बस इंसान के जीवन का एक एक्सीडेंटल पार्ट है। दोस्तोयेवस्की ने इंसानी फ्रीडम और मोरालिटी यानी नैतिकता को एक्सप्लोर किया। उनका मानना था कि आज़ादी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है। जब इंसान आज़ाद होता है तो उसका समाज के प्रति फर्ज और गलती करने का डर दोनों सामने आते हैं। द ग्रैंड इंक्विजिटर, जो द ब्रदर्स कैरामाज़ोव का एक पार्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तोयेवस्की दिखाते हैं कि कैसे इंसान आज़ादी का बोझ नहीं संभाल पाता और ऑथोरिटेरियन सिस्टम यानी तानाशाही व्यवस्थाओं की शरण लेता है। उनका मानना था कि सच्ची आज़ादी तब होती है जब इंसान अपनी मोरालिटी को खुद डिफाइन करे। साइबेरिया के एग्जाइल के बाद दोस्तोयेवस्की का विश्वास ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में और गहरा हो गया। उन्होंने बाइबल को एक स्पिरिचुअल गाइड के रूप में देखा। उनका मानना था कि इंसान का असली पर्पस डिवाइन लव और फॉरगिवनेस में है। द इडियट का प्रिंस मिश्किन एक क्राइस्ट लाइक फिगर है जो इंसानी कमियों को एक्सेप्ट करता है और सबको माफ करता है। दोस्तोयेवस्की के लिए फेथ एक सॉल्यूशन था एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स का, लेकिन उन्होंने इस प्रोसेस में डाउट को भी एक्सप्लोर किया। इवान कैरामाज़ोव का गॉड के प्रति गुस्सा उनकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा। दोस्तोयेवस्की का संवाद यूरोपियन फिलोसोफर्स के साथ उनके काम में दिखाई देता है। फ्रीडरिक नीचे के साथ उनका एक इनडायरेक्ट डिबेट है। नीचे के गॉड इज डेड वाले आइडिया के अपोजिट दोस्तोयेवस्की ने फेथ और मोरालिटी को सेंटर में रखा। जॉन जक रूसो की नेचुरल मैन थ्योरी के कंट्रास्ट में उन्होंने कहा कि इंसान अपने दुख और संघर्ष से सीखता है। इमैनुअल कांट की कैटेगोरिकल इंपेरेटिव यानी नैतिकता के सिद्धांत के मुकाबले उनका फोकस इंसानी इमोशंस और रिलेशनशिप्स पर रहा। उन्होंने इन थिंकर्स के विचार समझे और उनका जवाब अपनी रचनाओं में लिख कर दिया। उनका समय एक पॉलिटिकल और सोशल अपहीवल का समय था। 19th सेंचुरी में रशिया में फ्यूडल सिस्टम यानी जमींदारी प्रथा खत्म हो रही थी और नए रेडिकल आइडियाज आ रहे थे। दोस्तोयेवस्की ने इन चेंजेस का गहरा असर देखा। उन्होंने सोशलिज्म और नाइलिज्म जैसे आइडियाज को क्रिटिसाइज किया। डेमंस में उन्होंने दिखाया कि कैसे रेडिकल आइडियोलॉजीज यानी कट्टर विचार इंसानी मोरालिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उनका मानना था कि रशिया का फ्यूचर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशनल वैल्यूज को एम्ब्रेस करने में है। दोस्तोयेवस्की के लिए समाज का हर इंसान एक इंटरकनेक्टेड यानी आपस में जुड़े हुए सिस्टम का पार्ट था। 1849 में दोस्तोयेवस्की को एंटी स्टेट एक्टिविटीज के लिए गिरफ्तार किया गया। उनका दोष था कि वो पेट्राशवेस्की सर्कल के मेंबर थे। ये एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप था जो रशियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज और सर्फडम यानी जमींदारी प्रथा के खिलाफ चर्चा करता था। उन्होंने अपने आइडियाज ओपनली शेयर किए जो मोनार्की के खिलाफ माने गए। ज़ेरिस्ट गवर्नमेंट ने इसे एक रेबेलियन के रूप में देखा। उनका ये संबंध उन्हें एक खतरनाक क्रिमिनल की तरह दर्शाता था। दोस्तोयेवस्की का जीवन उस समय से ही एक नई दिशा में मुड़ गया। 22 दिसंबर 1849 को दोस्तोयेवस्की और उनके साथियों को पब्लिक एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया गया। उन्हें यह बताया गया कि उन्हें गोली मार दी जाएगी। दोस्तोयेवस्की के ऊपर कपड़ा बांधा गया और फायरिंग स्क्वाड तैयार था, लेकिन ये एक मॉक एग्जीक्यूशन थी। उन्हें गोली मारने के ठीक पहले
जार के मैसेंजर्स ने माफ कर दिया और उनकी सजा साइबेरिया के हार्ड लेबर कैंप में एग्जाइल में बदल दी गई। ये अनुभव उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। एक पल के लिए उन्होंने मौत को देखा और फिर जिंदगी उनके सामने वापस आई। इस नियर डेथ एक्सपीरियंस का उनकी साइकोलॉजी पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये रियलाइजेशन उनकी राइटिंग में बार बार दिखाई देता है। उन्होंने देखा कि मौत और जिंदगी के बीच का एक पल कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। उनका एग्जाइल साइबेरिया के ओम्स्क सिटी में हुआ, जहां उन्हें 4 साल हार्ड लेबर करने के लिए भेजा गया। साइबेरिया का ठंडा मौसम और वहां का हार्श एनवायरनमेंट दोस्तोयेव्स्की के लिए एक अलग ही दुनिया थी। उनका साथ उन लोगों के साथ था जो हार्डेंड क्रिमिनल्स थे, मर्डरर्स और थीव्स। इस इम्प्रिजनमेंट में दोस्तोयेव्स्की ने इंसानी दुख और संघर्ष को गहरे रूप से देखा। उन्होंने देखा कि कैसे गरीबी और आइसोलेशन इंसान को एक अलग दिशा में ले जाता है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने फेथ और रिडेम्पशन का कॉन्सेप्ट समझा। साइबेरिया के उन क्रिमिनल्स के बीच उन्होंने इंसानी काइंडनेस और सर्वाइवल के लिए नए एस्पेक्ट्स को देखा। ओम्स के लेबर कैंप में दोस्तोयेव्स्की का इंटरेक्शन सिर्फ क्रिमिनल्स तक सीमित नहीं था। उनका संपर्क वहां के पेजेंट्री यानी गरीब किसान और वर्किंग क्लास के लोगों से भी हुआ। ये लोग सोसाइटी के सबसे नीचे थे, लेकिन उनमें एक संघर्ष और जीत की क्षमता थी। दोस्तोयेव्स्की ने समझा कि दुख और संघर्ष इंसान को एक नई दिशा में ले जाता है, जो शायद एक कंफर्टेबल लाइफ में नहीं होता। उनका फेथ इस समय और मजबूत हो गया। बाइबल जो उनके साथ उन्हें साइबेरिया में ले जाने दिया गया था, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। दोस्तोयेव्स्की ने यह मान लिया कि इंसान का असली उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन और डिवाइन लव के माध्यम से आत्मा को सुधारना है। यह समय दोस्तोयेव्स्की के राइटिंग कैरियर के लिए भी एक आधार बना। साइबेरिया के अनुभव उनकी राइटिंग के कैरेक्टर्स और उनके थीम्स का मूल बन गए। उनकी बातें अब सिर्फ कल्पना नहीं थी, वो उन्होंने खुद देखा और महसूस किया था। दोस्तोयेव्स्की के किरदार जो इंसानी फ्लॉज, संघर्ष और रिडेम्पशन के कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलते हैं, उनका आधार साइबेरिया का ये अनुभव रहा। साइबेरिया के दुख भरे दिनों ने दोस्तोयेव्स्की को एक नए राइटर और थिंकर के रूप में निखारा। उन्होंने दिखाया कि सफरिंग सिर्फ एक पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है जो इंसान को उसके अंदर छुपे स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। दोस्तोयेव्स्की का पहला नॉवल पुअर फोक 1846 में पब्लिश हुआ। ये एक एपिस्टोलरी नॉवेल था, जिसमें कहानी लेटर्स के माध्यम से बताई गई थी, चिट्ठियों के। इसमें उन्होंने एक गरीब कॉपिस्ट देउश्किन और एक ऑर्फन वरवरा दोब्रोसेल्वोवा के बीच के इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को देखा। नॉवल ने सोसाइटी के नीचे के तबके की दुख भरी जिंदगी को बताया। पुअर फोक को क्रिटिक विशेरियन बेलिंस्की ने रशियन लिटरेचर का एक महान प्रवेश कहा। इस नॉवेल के जरिए दोस्तोयेव्स्की ने एक प्रॉमिसिंग ऑथर की पहचान बनाई, लेकिन ये सफलता ज्यादा देर तक नहीं रही। उनका अगला नॉवेल द डबल 1846 में क्रिटिसाइज हुआ और इसके बाद उनका कैरियर एक मुश्किल फेज में चला गया। दोस्तोयेव्स्की के मैच्योर वर्क्स उनकी साइबेरियन इम्प्रिजनमेंट के बाद आई। इसमें उन्होंने एग्जिस्टेंशियलिस्ट यानी अस्तित्ववादी सोच, मोरालिटी यानी नैतिकता और रिडेम्पशन के थीम्स को एक्सप्लोर किया। ये नॉवेल्स उनकी राइटिंग का शिखर मानी जाती हैं। पहला क्राइम एंड पनिशमेंट, जो उन्होंने 1866 में लिखा। ये नॉवेल दोस्तोयेव्स्की का एक लैंडमार्क कार्य है। इसमें उन्होंने रास्कोल्निकोव, एक गरीब स्टूडेंट के मोरल डायलेमा को एक्सप्लोर किया। रास्कोल्निकोव एक महिला का मर्डर करता है और सोचता है कि उसका क्राइम जस्टिफाई है,
क्योंकि वो समाज के लिए महिला एक बर्डन थी, लेकिन उसका गिल्ट यानी अपराध बोध उसे अंदर से तोड़ता है। दोस्तोयेव्स्की ने रास्कोल्निकोव के मन की उलझन को एक्सप्लोर किया। वो दिखाते हैं कि कैसे गिल्ट इंसान की मोरालिटी को वापस लाता है। रिडेम्पशन का कॉन्सेप्ट सोनिया मार्मेलाडोव के जरिए आता है, जो अपनी फेथ और दयालु नेचर के माध्यम से रास्कोल्निकोव को सुधारने में मदद करती है। द इडियट 1869। द इडियट एक और एम्बिशियस नॉवेल था। इसका मेन कैरेक्टर प्रिंस मिश्किन एक क्राइस्ट लाइक फिगर है। दोस्तोयेव्स्की ने दिखाया कि एक बिल्कुल सच्चा और दयालु इंसान, एक आइडियल मैन, मॉडर्न सोसाइटी में कैसे स्ट्रगल करता है। मिश्किन के सिंपल और काइंड नेचर को सोसाइटी समझने में असफल होती है। उसका इनोसेंस, उसका भोलापन उसे एक इडियट माना जाता है। दोस्तोयेव्स्की इस नॉवेल के जरिए दिखाते हैं कि मोरल परफेक्शन और प्रैक्टिकलिटी के बीच का संघर्ष इंसानी सोसाइटी में हमेशा रहेगा। डेमोन्स 1872। डेमोन्स एक पॉलिटिकल सटायर है। ये नॉवेल रशिया में उस समय के रेडिकल आइडियोलॉजीज जैसे नाइलिज्म और सोशलिज्म की क्रिटिक करता था। नॉवेल का मेन प्लॉट एक छोटे शहर में होने वाले पॉलिटिकल केओस पर बेस्ड है, जो रेडिकल यूथ ग्रुप के कारण होता है। दोस्तोयेव्स्की ने दिखाया कि कैसे एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज इंसानी मोरालिटी और समाज के आधार को खत्म कर सकती हैं। उन्होंने इन आइडियोलॉजीज को एक स्पिरिचुअल वैक्यूम का रिजल्ट कहा। द ब्रदर्स कैरामाज़ोव 1880। ये दोस्तोयेव्स्की का आखिरी और सबसे कॉम्प्लेक्स नॉवेल था। इसमें उन्होंने एक फैमिली ड्रामा के माध्यम से इंसानी नेचर के सबसे बड़े सवालों को एक्सप्लोर किया। नॉवेल में 3 भाई, एलियोशा फेथफुल, इवान डाउटफुल और दिमित्री पैशनेट, अपने पिता फ्योदोर के मर्डर के बाद अलग अलग रिएक्शंस दिखाते हैं। इस नॉवेल का द ग्रैंड इंक्विजिटर चैप्टर एक फिलोसॉफिकल मास्टरपीस है। इसमें इवान एक स्टोरी के जरिए दिखाता है कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इंसान की आज़ादी को खत्म कर सकता है। एलियोशा का कैरेक्टर फेथ और फॉरगिवनेस का प्रतीक है, जो नॉवेल का मोरल कंक्लूजन देता है। दोस्तोयेव्स्की की राइटिंग स्टाइल उन्हें अलग बनाती है। वो अपने कैरेक्टर्स के इनर मोनोलॉग का यूज करते हैं, जिसमें उनका साइकोलॉजिकल डेप्थ दिखाई देता है। हर कैरेक्टर का मन एक बैटलफील्ड जैसा लगता है, जहां कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स यानी विरोधाभासी विचार का संघर्ष होता है। उनका स्टाइल रॉ और इमोशनल है। वो अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करते हैं और डायरेक्ट डायलॉग्स और मोनोलॉग्स के जरिए अपने आइडियाज को समझाते हैं। दोस्तोयेव्स्की ने अपने नॉवेल्स में इंसानी नेचर के साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को एक ही फ्रेम में रखा। उन्होंने इंसानी जीवन के कोर को समझा और अपने काम के जरिए दिखाया कि इंसान के चॉइसेस ही उनका फ्यूचर डिफाइन करती हैं। दोस्तोयेव्स्की को एग्जिस्टेंशियलिस्ट लिटरेचर के जनक यानी फादर के रूप में भी देखा जाता है। उनकी कहानियों में इंसानी आज़ादी यानी फ्रीडम, मोरल चॉइसेस और एग्जिस्टेंस अस्तित्व के बड़े सवाल बार बार आते हैं। ये थीम्स उनका एक डायरेक्ट कनेक्शन एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर्स जैसे जॉन पॉल सार्त्र और अल्बर्ट कामू के साथ बनाती है। जॉन पॉल सार्त्र ने बीइंग एंड नथिंगनेस में कहा कि इंसान के चॉइसेस उसके एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। ये आइडिया दोस्तोयेव्स्की के क्राइम एंड पनिशमेंट के रास्कोल्निकोव के मोरल डायलेमा से मिलता है। रास्कोल्निकोव अपने चॉइसेस से अपने अस्तित्व यानी आइडेंटिटी बनाता है, लेकिन गिल्ट, अपराध बोध उसे सुधारने और रिडेम्पशन का रास्ता दिखाता है। अल्बर्ट कैमू का एब्सर्डिज्म थियरी भी दोस्तोयेव्स्की के वर्क में रिफ्लेक्टेड है। कैमू के लिए दुनिया का मतलब तब बनता है जब इंसान अपने सफरिंग और एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करता है। दोस्तोयेव्स्की ने ये आइडिया द ब्रदर्स कैरामाज़ोव के इवान के डायलॉग्स और स्ट्रगल्स के माध्यम से एक्सप्लोर किया।
इवान का गॉड और मोरालिटी पर डाउट एग्जिस्टेंशियलिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। दोस्तोवेस्की के आइडियाज आज भी रेलेवेंट हैं। इंसानी दुख, मोरालिटी और फ्री विल के उनके कॉन्सेप्ट हमेशा यूनिवर्सल रहेंगे। मॉडर्न वर्ल्ड के फास्ट पेस्ड और इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में दोस्तोवेस्की के थॉट्स एक पॉज का काम करते हैं। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या मटेरियलिज्म और सेल्फिश गोल्स हमारी हैप्पीनेस का असली सोर्स हैं। उनका कॉन्सेप्ट ऑफ रिडेम्पशन आज भी हमारे लिए गाइडेंस का काम करता है। हर गलती एक अपॉर्चुनिटी है सुधरने की, और हर दुख एक चांस है ग्रो करने का। दोस्तोवेस्की ने यह समझाया कि ह्यूमैनिटी का एसेंस दुख और संवेदना यानी एम्पैथी में छुपा हुआ है, जो हमेशा रेलेवेंट रहेगा। दोस्तोवेस्की और टॉलस्टॉय का अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों रशियन लिटरेचर के स्टैलवर्ड्स हैं, लेकिन उनकी सोच और काम अलग है। दोस्तोवेस्की ने इंसान के मन के साइकोलॉजिकल डेप्थ को एक्सप्लोर किया, जबकि टॉलस्टॉय ने इंसान के लाइफ के एक्सटर्नल यानी बाहरी एस्पेक्ट्स जैसे सोसाइटी और रिलीजन पर फोकस किया। टॉलस्टॉय का कार्य ज्यादा ऑर्डर्ड, व्यवस्थित और आइडियलिस्टिक है, जैसे वॉर एंड पीस और एना कैरेना। दोस्तोवेस्की का अप्रोच ज्यादा केओटिक और रियलिस्टिक है। दोस्तोवेस्की के कैरेक्टर्स अंदर की उलझन और कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस के साथ जीते हैं। टॉलस्टॉय के कैरेक्टर्स अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड और सोसाइटल नॉर्म्स में स्ट्रगल करते हैं। फिलोसॉफिकली टॉलस्टॉय ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। उन्होंने बिलीव किया कि इंसानी जीवन का अल्टीमेट गोल एक पीसफुल और मोरल लाइफ है। दोस्तोवेस्की के लिए मोरालिटी और फेथ स्ट्रगल के थ्रू आती है। दोनों की डिफरेंसेस के बावजूद उनके काम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। टॉलस्टॉय इंसानी लाइफ के बड़े पर्सपेक्टिव देते हैं, जबकि दोस्तोवेस्की इंडिविजुअल के इंटरनल बैटल्स को समझाते हैं। दोस्तोवेस्की का जीवन उनके क्रिएटिव जीनियस के साथ उनकी पर्सनल स्ट्रगल्स का भी एक रिफ्लेक्शन है। गैम्बलिंग उनकी सबसे बड़ी वीकनेस थी। 1860 के दशक में उन्होंने रॉलेट और कार्ड गेम्स में अपने पैसों को खोया। दोस्तोवेस्की गैम्बलिंग के एडिक्शन से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन हर बार उनका असफल रहना उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को और बढ़ाता गया। उनका गैम्बलिंग का शौक उन्हें डेब्ट्स में ले गया। 1866 में फाइनेंशियल प्रेशर के कारण उन्होंने द गैम्बलर लिखा, जो उनका एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल था। इस नॉवेल में उन्होंने एक गैम्बलर के साइकोलॉजिकल स्टेट और उसकी उलझन को एक्सप्लोर किया, लेकिन गैम्बलिंग के कारण दोस्तोवेस्की का फोकस राइटिंग से भटकता था, जो उनके कैरियर और हेल्थ दोनों के लिए नुकसान का कारण बना। दोस्तोवेस्की के जीवन में 2 शादियां हुई, जो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती रहीं। उनकी पहली शादी 1857 में मारिया दिमित्रिवेना से हुई। मारिया एक ट्यूबरक्लोसिस की पेशेंट थी और उनका रिश्ता इमोशनल और फिजिकल स्ट्रगल से भरा रहा। उनका यह रिश्ता उनके लिए एक कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस था, जिसमें उन्होंने अपने इमोशंस और कॉम्प्रोमाइजेस का सामना किया। मारिया का देहांत 1864 में हुआ, जिसने दोस्तोवेस्की को इमोशनली तोड़ा। 1867 में दोस्तोवेस्की ने एना स्नितकिना से शादी की, जो उनकी स्टेनोग्राफर थी। एना के साथ उनका रिश्ता एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने दोस्तोवेस्की के केओटिक जीवन को स्टेबिलिटी दी। एना उनकी फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट बनी। उन्होंने दोस्तोवेस्की की राइटिंग और उनकी डेट्स को मैनेज करने में मदद की। द ब्रदर्स कैरामाज़ोव जैसे उनके बड़े कार्य एना की मदद के बिना संभव नहीं होते। दोस्तोवेस्की और एना के 4 बच्चे थे, लेकिन उनमें से 2 बचपन में ही मर गए। ये लॉसेस दोस्तोवेस्की के लिए एक और इमोशनल ट्रॉमा बने, लेकिन उनकी सर्वाइविंग डॉटर्स उनकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा रहीं। दोस्तोवेस्की का अपने बच्चों के साथ रिश्ता उनकी लेटर वर्क्स में दिखाई देता है,
जिसमें उन्होंने पेरेंटल रिलेशनशिप्स और सेक्रीफाइसेस को एक्सप्लोर किया। उनके बचपन के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस और उनके बच्चों के प्रति उनका प्यार उनकी राइटिंग का एक अच्छा थीम बना। दोस्तोयेव्स्की के लिए फैमिली एक इंस्पिरेशन और एक रिमाइंडर थी कि इंसानी रिलेशनशिप्स और इमोशंस का जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तोयेव्स्की का समय 19th सेंचुरी रशिया का था, जो पॉलिटिकल और सोशल अपहीवल्स का युग था। सर्फडम यानी जमींदारी प्रथा खत्म हो रही थी और नए रेडिकल आइडियाज जैसे सोशलिज्म और नाइलिज्म रशियन समाज को बदलने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तोयेव्स्की ने इन आइडियोलॉजीज को रिजेक्ट किया। उनका मानना था कि ये रेडिकल आइडियोलॉजीज इंसान की स्पिरिचुअल और मोरल इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाती हैं। सोशलिज्म के बारे में उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि ये इंसान को सिर्फ एक सोशल यूनिट के रूप में देखता है। दोस्तोयेव्स्की का मानना था कि इंसान का असली अस्तित्व उसकी स्पिरिचुअलिटी और इंडिविजुअलिटी में है। डेमंस में उन्होंने दिखाया कि कैसे सोशलिज्म के नाम पर की गई रेडिकल पॉलिटिक्स समाज को तोड़ सकती है। नाइलिज्म के प्रति दोस्तोयेव्स्की का विरोध और भी ज्यादा था। निहिलिस्ट का मानना था कि दुनिया में न कोई मोरल वैल्यू है और न ही कोई हायर पर्पस। दोस्तोयेव्स्की ने इस विचार को डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी कहा। नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड के एंटी हीरो एक नाइलिस्ट था, जो अपने अस्तित्व का कोई वैल्यू नहीं मानता, लेकिन फिर भी अपनी एग्जिस्टेंशियल सफरिंग में जीता है। दोस्तोयेव्स्की का मानना था कि इन आइडियोलॉजीज का सोल्यूशन इंसानी सोल यानी आत्मा को समझने में है, न कि सिर्फ सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस में। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का जीवन एक कॉम्प्लेक्स सफर था, जो उनके काम में साफ दिखाई देता है। उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्षों, गरीबी, इम्प्रिजनमेंट और इमोशनल ट्रॉमा को अपनी कहानियों के जरिए समझा और व्यक्त किया। उनका काम सिर्फ कहानियां नहीं थी, बल्कि इंसानी जीवन के कोर इश्यूज को समझने की एक कोशिश थी। दोस्तोयेव्स्की का काम में कुछ बड़े थीम्स रिपीटेडली आते हैं। उन्होंने इंसानी नेचर के डुअलिटी यानी अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्ष, दुख का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सफरिंग और मोरालिटी के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर किया। उन्होंने दिखाया कि इंसान का जीवन उसके चॉइसेस और उनका इम्पैक्ट कैसे डिफाइन करते हैं। फेथ, रिडम्पशन और स्पिरिचुअलिटी उनकी फिलॉसफी के पिलर्स रहे। उन्होंने अपने समय के पॉलिटिकल और सोशल आइडियोलॉजीज जैसे सोशलिज्म और नाइलिज्म को रिजेक्ट किया और अपने स्पिरिचुअल विजन में इंसानी यूनिटी और इंडिविजुअलिटी का बैलेंस दिखाया। दोस्तोयेव्स्की का काम का फाउंडेशन इंसानी मन की गहराइयों को समझने और उनका इंट्रोस्पेक्शन करने में था। दोस्तोयेव्स्की ने अपनी कहानियों के जरिए इंसानी जीवन के सबसे मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। उनका काम एक रिमाइंडर है कि इंसानी दुख, गलतियां और संघर्ष हमारे अस्तित्व के कोर हैं। आज भी उनका विजन हमें अपने मन और दुनिया के बीच एक कनेक्शन ढूंढने में मदद करता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।